दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1600 साल पहले भारत कैसा था। इसके लिए हम एक यात्रा देखेंगे ऐसे व्यक्ति की जो पहली बार चीन से भारत आया था। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चीनी यात्री फाहियान की। अभी की बात करें तो चीन से भारत आना काफी आसान है। आराम से फ्लाइट के जरिए भारत आया जा सकता है। लेकिन जब फाहियान भारत आया था तब ऐसी कोई फ्लाइट नहीं चलती थी। फाहियान ने इस बड़े सफर को पैदल ही तय किया था। देखिए, चीन से जब भारत फाहियान आया था तो उस समय सबसे पहले पड़ता था गोबी का रेगिस्तान, और उसके बाद भारत में एंटर करने से पहले विशाल हिमालय से होकर गुजरना पड़ता था। तो कुल मिलाकर आज से 1600 साल पहले अगर चीन से भारत आना था तो इन दो चीजों को पार करना ही था, और इन दोनों बाधाओं को पार करके होते थे भारत भूमि के दर्शन। देखिए, फाहियान इसलिए भी बहुत स्पेशल था क्योंकि उसका मकसद भारत आकर पैसा कमाना नहीं था। तो फिर फाहियान भारत आया क्यों था? आज के वीडियो में हम जानेंगे फाहियान भारत क्यों आया, और इस पर विस्तार से बात करेंगे कि उस समय भारत कैसा था। और उसके द्वारा लिखे गए यात्रा के विवरणों से हमें पता चलेगा कि आज से लगभग 1600 साल पहले भारत आखिर कैसा रहा होगा। देखिए, फाहियान अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। सबसे पहले उसके रास्ते में आता है गोबी का रेगिस्तान। इसलिए सबसे पहले अपनी यात्रा का विवरण में वह यही लिखता है। फाहियान इस रेगिस्तान के बारे में लिखता है, इस रेगिस्तान में कई दुष्ट आत्माएं रहती हैं, लू चलती है जो किसी की भी जान ले सकती है। यहाँ आसमान में पक्षी नहीं उड़ते और न ही जानवर जमीन पर घूमते हैं। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ बंजर जमीन है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है, रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। चारों तरफ इंसानी हड्डियां फैली हुई हैं। देखिए, फाहियान की अगर हम बचपन की बात करें तो फाहियान की बचपन में काफी तबीयत खराब रहती थी। इसलिए फाहियान के घर वाले बचपन में ही उसे एक बौद्ध मठ में छोड़कर आ गए थे। देखिए, उस समय बौद्ध धर्म चीन तक पहुंच गया था और इसको चीन तक और भी कई देशों तक पहुंचाने का श्रेय एक भारतीय राजा को जाता है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क को। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को चीन और मध्य एशिया तक फैला दिया था। देखिए, फाहियान को बौद्ध मठ में तबीयत खराब होने के चलते भेजा गया था। धीरे धीरे फाहियान की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन वो फिर घर जाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद फाहियान एक बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। इसके बाद वे बौद्ध शिक्षक बनते हैं। पहले खुद शिक्षाएं लेते हैं, उसके बाद शिक्षा दीक्षा देने का काम शुरू कर देते हैं। देखिए, फाहियान की जिंदगी ऐसे ही चलती है और देखते ही देखते 63 साल बीत जाते हैं। देखिए, इसके बाद एक घटना होती है। फाहियान बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए एक शहर में जाते हैं और शहर की लाइब्रेरी में जाते समय वहां विनय पिटक ढूंढते हैं। देखिए, विनय पिटक बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण किताब है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। इसके बाद फाहियान ने देखा कि ये विनय पिटक बहुत खराब हालत में है। यह किताब इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल था और पूरे चीन में इसकी कोई दूसरी प्रति भी नहीं थी। इसके बाद फाहियान सोचते हैं ऐसे में क्या किया जाए, और फाहियान को ख्याल आता है भारत का, बौद्ध धर्म का घर, बुद्ध का देश भारत। देखिए, भारत ही एक ऐसी जगह थी जहां बौद्ध धर्म से जुड़े सारे ग्रंथ मिल सकते थे। 63 साल के उस बुजुर्ग ने निश्चय किया कि वो भारत की यात्रा करेगा। फाहियान ने अपने साथ 4 और बौद्ध भिक्षुओं को तैयार किया और यात्रा पर निकल गया। आगे चलकर फाहियान के साथ और भी बौद्ध भिक्षु जुड़ते चले गए। देखिए, फाहियान की यात्रा के दौरान इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भयानक ठंड, भयानक गर्मी के साथ साथ बंजर और वीरान रास्ते थे। फाहियान ने रास्ते में चलते हुए बहुत सारी जगहों को बौद्ध जातक कथाओं के साथ भी जोड़ा है। मसलन स्वाद घाटी के बारे में लिखते हैं, यहाँ पर बुद्ध ने अपने कपड़े सुखाए थे। इसके बाद तक्षशिला के पास एक जगह के बारे में फाहियान लिखते हैं कि यहाँ पर बुद्ध को एक बाघिन मिली थी और वो भूखी थी, इसलिए बौद्ध ने अपने शरीर को उस बाघिन को समर्पित कर दिया था। देखिए, जातक कथाएं थी
और इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन कथाओं से पता चलता है कि बौद्ध धर्म गिलगिट बाल्टिस्तान तक फैल चुका था। आगे की यात्रा में फाहियान सिंधु नदी को पार करते हैं। देखिए यात्रा बहुत कठिन थी और इस कठिन यात्रा में उनका एक सहयोगी भिक्षु थकान के कारण लेट गया और कभी उठा ही नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए सिंधु नदी पार करने के बाद फाहियान यमुना नदी के किनारे चलते हुए मथुरा तक पहुंचते हैं और फाहियान के अनुसार तब मथुरा का नाम मताउला था और मथुरा के दक्षिण में मध्य प्रदेश पड़ता था। देखिए फाहियान ने मध्य भारत के बारे में उस समय जो देखा अपने यात्रा वृत्तांत में सब कुछ लिखा। फाहियान के अनुसार उस समय राजा बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा आश्रय देते थे और सभी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए राज्यों में विहार बनाए गए थे और इन विहारों को सरकारी आश्रय प्राप्त था। देखिए यहाँ पे वे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। फाहियान का कहना था कि राजा बौद्ध भिक्षुओं को खाना खिलाते हुए अपना मुकुट उतार दिया करते थे। फाहियान के अनुसार ये परंपरा बहुत पुरानी थी। देखिए इसके बाद फाहियान ने यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बताया। देखिए फाहियान यहाँ पर लिखते हैं, मध्य भारत के लोग खेती का काम करते थे और राजा को टैक्स दिया करते थे। इस समय मृत्युदंड का कोई भी प्रावधान नहीं था और बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार था कि किसी भी कैदी को सजा नहीं दी जाती थी, उसे केवल अर्थदंड देना होता था। इसके बाद फाहियान बताते हैं कि लोग अधिकतर शाकाहारी थे, मांस और मदिरा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। फाहियान यहाँ पर एक खास बात बताते हैं, बौद्ध धर्म के लोग लहसुन और प्याज तक नहीं खाया करते थे। देखिए यहाँ पर एक बहुत खास बात बताता हूँ। फाहियान के बाद आने वाले चीनी यात्रियों ने भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में कहीं भी भारत में वर्ण व्यवस्था का जिक्र तक नहीं किया। देखिए फाहियान ने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक पूरे 10 साल भारत में निवास किया। देखिए इस काल में भारत में गुप्त वंश का शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत में शासन कर रहे थे। देखिए भारत में आने का फाहियान का मुख्य मकसद था बौद्ध धर्म की किताबों को संग्रहित करना और खासकर विनय पिटक के लिए वे भारत की यात्रा पर आए थे और इसकी खोज में उन्होंने श्रावस्ती, बोधगया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ और यहाँ तक कि बुद्ध की धरती कपिलवस्तु तक की यात्रा की, लेकिन कहीं भी उनको विनय पिटक नहीं मिली। उन्होंने यहाँ पर पाया कि बौद्ध भिक्षु बोल बोल कर बुद्ध की शिक्षाओं को देते हैं, उनके पास कोई भी लिखित ग्रंथ नहीं है। देखिए अंत में उनकी खोज पाटलिपुत्र में जाकर समाप्त हुई। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। देखिए पाटलिपुत्र में उन्हें ग्रंथ तो मिल गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आई कि वो पूरा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और फाहियान को संस्कृत नहीं आती थी। और इसके बाद फाहियान 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रुके और वहां पर संस्कृत भाषा सीखी। जब ये काम पूरा हो गया, उन्होंने बहुत से ग्रंथों को इकट्ठा किया और आगे की यात्रा में निकल गए। देखिए भारत से 14 दिनों की यात्रा के बाद फाहियान श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में फाहियान ने 2 वर्ष बिताए और फिर अंत में एक नाव में बैठकर समुद्री मार्ग से वापस चीन लौट गए। देखिए इस समय तक फाहियान की उम्र लगभग 73 साल हो चुकी थी। हजारों मीलों की यात्रा कर चुका ये बौद्ध भिक्षु इसके बाद 10 सालों तक और जिंदा रहा। इस दौरान इन्होंने तमाम संस्कृत में लिखे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और उनका प्रचार प्रसार किया। देखिए फाहियान का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन इसके बाद यात्राओं का एक बहुत लंबा दौर चला। फाहियान के बाद कई चीनी यात्री भारत आए, इनमें ह्वेनसांग और आइसिंग प्रमुख हैं। ह्वेनसांग और आइसिंग ने भी अपनी यात्राओं में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। ह्वेनसांग और आइसिंग ने अपनी यात्राओं में भारत के बारे में क्या क्या लिखा, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।